हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एंजाइम इनहिबिशन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज की क्लास में हम एंजाइम इनहिबिशन के बारे में देखेंगे एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। बिफोर स्टार्ट द टॉपिक, आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आप इस चैनल को फेसबुक पे, ट्विटर पे शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मैं एंजाइम इनहिबिशन के बारे में बताना चाह रहा हूं। एंजाइम इनहिबिशन, व्हाट इट मींस। इनहिबिशन का मतलब क्या है? इनहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना या उसके कार्य में बाधा पहुंचाना, ये इनहिबिशन हुआ। तो एंजाइम का अपना एक वर्क है कि एंजाइम एक कैटेलिटिक एक्शन परफॉर्म करता है। वो कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन को सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज करने में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। इनकेस अगर कोई ऐसा केमिकल हो जो एंजाइम के एक्टिविटी को कम कर दे, तो उसको हम इनहिबिटर कहेंगे। अगर कोई केमिकल हो जो एंजाइम के एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा हो, तो देन द केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड इनहिबिटर एंड प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन। हियर व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल्स शट्स द एंजाइम एक्टिविटी, अगर कोई केमिकल बाइंड कर रहा है एंजाइम के साथ से और उसकी एक्टिविटी को सेट कर दे रहा है, द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। तब हम केमिकल को इनहिबिटर कहते हैं। इनहिबिशन, यहां पे मल्टीपल टाइप्स की इनहिबिशन है, जो आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड मिक्स्ड इनहिबिशन। लेकिन आपके कोर्स में दो इनहिबिशन है, एक कॉम्पिटिटिव आपको पढ़ना है और दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव पढ़ना है। तो मैंने एंजाइम के फर्स्ट लेक्चर में, द पार्ट 1 में, मैंने आपको एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, जहां मैंने बताया था कि एंजाइम के पास एक्टिव साइट, सभी एंजाइम के पास अपना एक एक्टिव साइट होता है जिसपे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है। और दूसरा मैंने बताया था कि सम एंजाइम्स हैव द एलोस्टेरिक साइट्स एंड दैट एंजाइम व्हिच बियर्स एलोस्टेरिक साइट, एक्टिव साइट के साथ साथ, देन द एंजाइम इज कॉल्ड एलोस्टेरिक एंजाइम। तो दो तरह के एंजाइम हो गए, एक एंजाइम हो गया जिसके पास केवल एक्टिव साइट है, और दूसरा ऐसा एंजाइम, सम एंजाइम्स दैट इज एलोस्टेरिक, हैविंग एलोस्टेरिक साइट एंड एंजाइम इज कॉल्ड एलोस्टेरिक एंजाइम। तो यहां पे देखिए, मैं आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में बताने जा रहा हूं। कॉम्पिटिटिव, एज द नेम सजेस्ट, कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि जहां पे कंपटीशन हो रहा हो, किन्हीं दो चीजों के लिए जब कंपटीशन हो रहा होगा तो हम उसको कॉम्पिटिटिव बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि यहां पर हमारा जो एंजाइम है उससे बाइंड करने के लिए दो सब्सटेंसेस कंपीट करते हैं। तो एक तो है सबस्ट्रेट और दूसरा है इनहिबिटर। तो अगर कोई इनहिबिटर है जो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन कर रहा है उसी साइट पे बाइंड करने के लिए, एक ही साइट है, एक्टिव साइट, जिसपे सबस्ट्रेट भी बाइंड करता है और इनहिबिटर भी बाइंड करता है, then the process is called competitive inhibition। ठीक है, तो यहां पर इनहिबिशन में देखिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में मैंने ये बताया हुआ है कि E+S या तो ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा और E+P देगा, अदरवाइज जब इनहिबिटर के साथ बाइंड कर लेगा तो EI कॉम्प्लेक्स बना लेगा और उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि वो फिर से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर ले। तो कंपटीशन क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस ऑफ इनहिबिटर विद द सबस्ट्रेट। इनहिबिटर का स्ट्रक्चर जब सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से मैच कर जाता है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है या मिमिक करता है इनहिबिटर सबस्ट्रेट को, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आती है। कि आपके पास मान लीजिए कि एक ताला था, उसकी चाबी थी, लेकिन दूसरी चाबी से भी आपका ताला खुल जाए तो वो उसका इनहिबिटर हुआ। फिर आप उस ताले को बाहर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर वो दूसरे चाबियों से भी खुल जाता है तो इसका मतलब है कि
बहुत आसानी से कोई भी पर्सन आपका घर खोल सकता है जब आप बाहर हो। तो इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव कि जब एक ही एक्टिव साइट में दोनों सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कंपीट कर रहे हो बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। तो देखिए, इन दिस काइंड ऑफ इनहिबिशन, inhibitor competes with the substrate for binding to the active site of enzyme due to its close structural similarity with the substrate। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बेहतर नोट्स होगा। एज अ रिजल्ट सबस्ट्रेट डू नॉट बाइंड, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता, एंड एंजाइम एक्शन डिक्लाइंस, और एंजाइम का एक्शन डिक्लाइन कर जाता है। It can be reversed by increasing the substrate concentration। दूसरा पॉइंट है, it can be reversed by increasing the substrate concentration। अगर आपने सोल्यूशन में सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, आपने एंजाइम रखा हुआ है और एंजाइम के साथ आपने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा रखा इन कंपेरिजन टू इनहिबिटर, तो क्या होगा? इन्वायरमेंट में सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो इनहिबिटर के बाइंडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जब इस तरह की चीजें आती हों कि आप कोई एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट में चेंज करना चाहते हैं, साथ ही कोई इनहिबिटर भी आ गया है और आप उस इनहिबिशन को कम करना चाहते हैं, तो आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए। जब आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो जो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन हुई है वो फिर से, जो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्लाइन हो रहा है वो फिर से ओवरकम कर लेगा। तो यहां पे मैंने लाइन व्यूअर वर्क प्लॉट में से शो किया है इनहिबिशन को। तो मैंने आपको एक प्लॉट बताया था, जब माइकलिस मेंटन बताया था, तो उसमें मैंने सबस्ट्रेट और एंजाइम वेलोसिटी के ऊपर एक ग्राफ बनाया। तो सबस्ट्रेट एक्स एक्सिस पे और V0 वाई एक्सिस पे था। लाइन वीवर वर्क प्लॉट उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि सबस्ट्रेट की जगह 1 बाई सबस्ट्रेट और वेलोसिटी के बाद के जगह 1 बाई V0। इस प्लॉट से ये होता है कि जो वहां पे आपको हाइपरबोला दिख रहा था उसकी जगह ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करता है। तो लाइन वीवर वर्क मेथड में ये स्ट्रेट लाइन शो करता है जो y = mx+c को फॉलो करता है। तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है, तो इसलिए हम लोग जनरली 1/s 1/V0 लाइन वीवर वर्क प्लॉट मेथड को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इनहिबिशन में क्या होता है। तो Km जो है इधर होता है, Vmax यहाँ पे होता है, वहां पे Vmax आपने देखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, Km 1/Km में चेंज हो जाएगा, Vmax 1/Vmax में चेंज हो जाएगा। जिस तरह से आपने वेलोसिटी को रेसिप्रोकल में रख लिया, सबस्ट्रेट को रेसिप्रोकल में रख लिया, उसी प्रकार से Km भी रेसिप्रोकल में चला जाएगा और Vmax भी रेसिप्रोकल में चला जाएगा। तो ये ग्राफ है सबस्ट्रेट के लिए और ये है इनहिबिटर के लिए। तो जरा देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में क्या डिफरेंस है। देखिए दोनों एक ही जगह काट रहे हैं और आपने पढ़ा होगा कि दिस वन इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ही Vmax। तो ये जो आपका Km है इनहिबिटर के केस में ये ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? नेगेटिविटी इस पॉइंट से 0 से नेगेटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिव ज्यादा होगा। सबस्ट्रेट के लिए क्या है, -1/Km है और मैंने इनहिबिटर के लिए -Km1 लिखा है, -1/Km1। तो ये Km इनहिबिटर के लिए, जब आप इनहिबिटर डालोगे तो Km डिक्रीज करेगा या इनहिबिटर का Km डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। इधर नेगेटिविटी ज्यादा है तो इधर पॉजिटिविटी ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि Km इंक्रीजेस। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km इंक्रीजेस फॉर इनहिबिटर। Vmax दोनों का सेम है, 1/Vmax, यानी कि Vmax इज सेम, दोनों एक ही जगह y एक्सिस को काट रही हैं। तो Vmax इज सेम, Km इंक्रीजेस फॉर इनहिबिटर। इसका बेहतरीन एग्जांपल है कि जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड में चेंज होता है, जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड में चेंज होता है, क्रेब्स साइकिल में आपने देखा होगा कि सक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड में चेंज होता है। तो इसका जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तो सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडाइज करता है सक्सिनिक एसिड को फ्यूमरिक एसिड।
और इसका जो इनिबिटर है दैट इज कॉल्ड माइलोनेट। माइलोनेट इज द इनिबिटर। तो माइलोनेट अगर आप सोल्यूशन में डाल देंगे तो सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये कंपिटेटिवली माइलोनेट कंपिटेटिवली बाइंड कर जाएगा। वो सक्सिनिक एसिड जो उसका सबस्ट्रेट है उसको बाइंड नहीं करने देगा, क्योंकि माइलोनेट का स्ट्रक्चर सक्सिनिक एसिड के स्ट्रक्चर से सिमिलरिटी शो करता है। तो माइलोनेट जाकर सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज से बाइंड कर जाएगा और फ्यूमेरिक एसिड में उसको चेंज नहीं होने देगा या एंजाइम एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। तो ये माइलोनेट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आईपीएमटी में। माइलोनेट किसका इनिबिटर है? सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज का। माइलोनेट किस तरह का इनिबिशन शो करता है? कंपिटेटिव इनिबिशन। माइलोनेट कंपिटेटिव इनिबिशन शो करता है। ठीक है, अब चलिए आइए देखते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन या नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर लिख दिया मैंने, इनिबिशन होगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या है कि ये अब हम दूसरी तरह के एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब इनिबिटर बाइंड कर रहा है, लेकिन वहां इनिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कोई भी कंपटीशन नाम की चीज नहीं, वो एक ही साइट के लिए नहीं बने हुए। मतलब कि आपका सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा और इनिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे। यानी कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कौन सो करेगा? एलोस्टेरिक एंजाइम। तो एलोस्टेरिक एंजाइम जहां पे एलोस्टेरिक साइट है, एलोस्टेरिक साइट पे इनिबिटर बाइंड करता है। इसीलिए देखिए यहां पे E+S फॉर्म करेगा, E+P बना देगा। एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम एंड प्रोडक्ट। एंजाइम प्लस इनिबिटर EI कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ES के पास भी अभी टेंडेंसी है कि वो अपने एलोस्टेरिक साइट पे इनिबिटर को बाइंड कर ले और ESI कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले। EI के पास भी है कि वो सबस्ट्रेट को बाइंड करके ESI कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले। लेकिन when an inhibitor is binded at the allosteric site, जब इनिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर जाता है, इट में चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट। ये एंजाइम के एक्टिव साइट के कन्फर्मेशन में चेंज लाता है। तो एंजाइम का एक्टिव साइट जब कन्फर्मेशनल चेंज आता है तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी रिड्यूस कर जाती है, और जब कैटालिटिक एक्टिविटी रिड्यूस कर जाएगी तो सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नो कंपटीशन फॉर बाइंडिंग बिकॉज सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर हैव डिफरेंट बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर कॉज अ ओवरऑल चेंज इन 3-dimensional स्ट्रक्चर दैट लीड्स टू डिक्रीज कैटालिटिक एक्टिविटी। यहां पे देखिए Km, यहां पे Km छूट गया है, -1/Km। दोनों का, इनिबिटर का और सबस्ट्रेट का, दोनों का Km सेम है, तो Km अनचेंज्ड। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के लिए Km चेंज नहीं होगा। Vmax देखिए 1/Vmax I और 1/Vmax S। इनिबिटर के लिए Vmax और सबस्ट्रेट के लिए Vmax, तो कौन सा ज्यादा होगा? 1/Vmax है। 1/Vmax का मतलब क्या हुआ? ये ज्यादा हुआ, ये कम हुआ। जितनी ही वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? Vmax लोअर्ड फॉर इनिबिटर। इसका एग्जांपल है साइनाइड। साइनाइड जब भी हम लेते हैं तो वो साइनाइड हमारे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो चौथा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनिबिट कर देता है। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को जब इनिबिट कर देगा तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोक देगा, हमारी एटीपी सिंथेसिस बंद हो जाएगी और आदमी ऊपर चला जाता है। तो साइनाइड inhibits the mitochondrial enzyme cytochrome oxidase and cyanide is the example of non-competitive inhibition. वो एलोस्टेरिक साइट पे जाकर बाइंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी लाइक टेम्परेचर, pH, enzyme concentration, substrate concentration. Temperature, enzyme function best at optimum temperature 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड।
हम लोगों के लिए क्या है, जो हमारे इंटरनल है एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में है, वो तो 37 डिग्री पर ही काम करता है। 37 से अगर आप ऊपर गए तो एंजाइम एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है। 40-42 जाते जाते सारी एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप कर जाती है। लेकिन इन जनरल जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स में क्या होता है कि वो 20 से 40 डिग्री तक एंजाइम एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। जब 40 डिग्री के ऊपर आप जाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी। जब 20 डिग्री से आप नीचे लेके आते हो तो भी एंजाइम एक्टिविटी, जब फल पकने लगते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अगर तेजी से पकने लगे तो हम उसको फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज कर देने पे उसकी राइपनिंग रुक जाती है, एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप कर जाती है या सड़ना बंद हो जाता है। टमाटर है, अगर 20 से 40 डिग्री में एंजाइम एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, उसको अगर आपको लग रहा है कि टमाटर अगर 2 दिन और बाहर रखेंगे तो खराब हो सकता है, तो हम उसको फ्रिज में डाल देते हैं, जिससे उसकी एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है और आप हफ्तों तक उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन बाहर रख के यूज नहीं कर सकते, रूम टेम्परेचर पर रख के यूज नहीं कर सकते। तो एंजाइम एक्टिविटी लोअर्स व्हेन वी इंक्रीज, ये इंक्रीज का सिंबल है या डिक्रीज, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर बाय अबव रेंज। अगर हम 20 से 40 डिग्री से ऊपर या नीचे जाते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। अनदर वन इज द पीएच। मोस्ट एंजाइम इफेक्टिव पीएच रेंज इज 4 to 9। जो मोस्ट एंजाइम है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स का जो इफेक्टिव पीएच रेंज है वो 4 to 9 है। लेकिन कुछ एंजाइम्स है, हमारे स्टमक में एंजाइम काम करती है लोअर देन 4 पीएच, बिल्कुल एसिडिक, हाईली एसिडिक पीएच पे काम करती है। तो कुछ एंजाइम्स हैं जो हाईली एसिडिक या हाईली एल्कलाइन पीएच पे काम करती है, बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैविंग द पीएच रेंज 4 to 9। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच। अगर एसिडिक पे काम कर रही होंगी तो एल्कलाइन पे काम नहीं करेंगी। अगर एल्कलाइन पीएच पे वो काम कर रही होगी, जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है उसको अगर लाके हम स्टमक में डाल दें तो डाइजेशन शुरू नहीं कर देगी वहां पे, क्योंकि स्टमक में पीएच हमारा एसिडिक है। तो एसिडिक पीएच पे एसिडिक एंजाइम ही काम करेगा। तो एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच आल्सो। एंजाइम कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है तो आप एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए। एंजाइम का कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे, लेकिन इसकी एक लिमिट है, वहीं तक जाएगा। एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अनदर वन इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर ये भी एक लिमिट तक ही जाता है कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाइए अनटिल अनलेस सैचुरेशन ना आ जाए, पूरी तरह से सारे एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड न कर जाए। तो जब तक सैचुरेशन नहीं आएगा तब तक क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती रहेगी। एंजाइम जो आपने डाल रखा है और पूरी तरह से सैचुरेट नहीं हुआ, जब तक वो सैचुरेशन पे जाएगा, कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे एंजाइम सैचुरेट होता जाएगा। एक टाइम आएगा कि आपके पूरे एंजाइम जब सैचुरेट हो जाएंगे, आप उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी में अंतर या प्रोडक्ट फॉर्मेशन में अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये भी है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बट अप टू द लेवल। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम पोर्शन। आज हम आपका बायोमॉलिक्यूल पोर्शन यहीं पे समाप्त करते हैं। एंजाइम यहाँ पे समाप्त हो गया। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।